Good morning students. In today's lecture we will cover the topic relationship between the central government and the state government और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली जब हम यहाँ बात करते हैं तो हम सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब सेंट्रल और स्टेट का रिलेशनशिप क्या होता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो होल कॉन्सेप्ट है वो फेडरलिज्म पे ही बेस हुआ है कि फेडरल हमारा स्टेट है, वहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर है। जब आपने इंडिया को एक फेडरल स्टेट बोल दिया, पावर्स को हमने डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है पावर्स डिवाइडेड हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो दोनों अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करते हैं बेसिकली, और उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे होती है। अब जब बात करते हैं कि लॉज बनते हैं, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करती है, तो लॉज बनते हैं। तो वो लॉ जो बनते हैं, अब हम जब फेडरल स्टेट की बात कर रहे हैं, हमारा इंडिया जो है वो ट्रू फेडरल स्टेट नहीं है जैसे कि यूएसए है, हमारा इंडिया क्वाजी फेडरल है। तो यहाँ जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड करती है कि भाई आपने उसको ट्रू फेडरल स्टेट नहीं बनाया, आपने क्वाजी फेडरल बना दिया। क्वाजी फेडरल में क्या है कि समटाइम्स वो यूनिटरी गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है और समटाइम्स वो मतलब स्टेट को आपने एम्पावर कर दिया है कुछ मैटर्स को लेके। तो रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होगी, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता क्या दोनों के रिलेशनशिप में। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इसी के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से पार्ट बनाया, जिस पार्ट में हमने क्लियरली ये मेंशन कर दिया, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे उनको भी पता था कि अगर रिलेशनशिप जो है वो क्लियरली हम नहीं फ्रेम करेंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखेंगे तो फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशंस हैं उनको डिवाइड कर दिया, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन कर दिया। अब जब सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस की बात आती है तो लॉ से रिलेटेड ही उनके जो है रिलेशंस हम बात करेंगे। तो जब बात आ रही है सेंट्रल स्टेट रिलेशन की, अगर हम लॉ की उनकी बात करें तो अगर ब्रॉडली हम देखें कि किन मैटर से रिलेटेड उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ब्रॉडली अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में 3-4 मैटर्स ऐसे आते हैं जो हम सोच सकते हैं कि इन मैटर से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पहला जो सबसे फर्स्ट हमारे माइंड में जो आता है वो आता है कि लेजिस्लेटिव, मतलब लॉ जो बन रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉ बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लॉ जो बना रही है वो स्टेट के लिए बना रही है। तो ऐसे जो लॉ बन रहे हैं उन मैटर्स में कैसे उन दोनों के बीच में रिलेशन है वो जो बन रहा है। दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड मैटर्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। हम कहते हैं कि क्वाजी फेडरल हमारा इंडिया है जहाँ पे हमने सेंट्रल को ज़्यादा पावर दी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कैसे एडमिनिस्टर कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को कैसे एडमिनिस्टर कर रही है, ये रिलेशनशिप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बन रहा है, तो उसके बारे में हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में बात करते हैं। और उसके बाद लास्ट जो आता है आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा, वो होता है हमारा फाइनेंशियल रिलेशनशिप। फाइनेंशियल रिलेशनशिप के बारे में बहुत हम पढ़ते रहते हैं। फाइनेंशियल रिलेशनशिप में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका होता है वो आपका होता है आम बजट का, ठीक है, जो आपका बजट आता है जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। हम देखते रहते हैं कि हर फेब में, मार्च में जो बजट आता है उसमें क्या होता है कि आप जब न्यूज़ में पढ़ते हो कि इस स्टेट को इतना अमाउंट असाइन किया गया, इस स्टेट को इतना अमाउंट असाइन किया, इस पर्टिकुलर मैटर के लिए इतना अमाउंट असाइन किया गया। तो यहाँ पे भी जो है वो सेंट्रल और स्टेट का रिलेशनशिप जो कहीं ना कहीं वो एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। वो भी हम जब पढ़ते हैं तो हम इतना गौर नहीं करते हैं, लेकिन जब आप ये प्रोविजंस पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप जब उसके बाद बजट देखेंगे कभी, जब नेक्स्ट टाइम बजट आएगा उसको देखेंगे, तो आप एकदम उनमें मतलब आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे ये रिलेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इस्टेब्लिश हो रहा है, और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको ये पावर देता है कि वो इस रिलेशन को अपने बीच में मेंटेन कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि 3 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव
और आपका फाइनेंशियल रिलेशंस। ठीक है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 245 से लेके 293 तक आपके ये 3 मैटर्स ही डिस्कस किए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन से रिलेटेड। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, हम लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव बेसिकली वही होता है कि लॉज कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव में आप सोचो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रही है, दोनों में से कोई सी भी गवर्नमेंट लॉ बना रही है, तो क्या बनाएगी वो लॉ में वो क्या बना सकते हैं? या तो वो क्या करेंगे कि किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए लॉ बनाएंगे। मतलब मैं अगर पार्लियामेंट की बात करूँ तो हो सकता है कि पार्लियामेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बना दे, टेरिटरी के लिए लॉ बना दे। ठीक है, या फिर क्या होगा, जैसे पार्लियामेंट, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट सेंट्रल से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड, होल ऑफ इंडिया से रिलेटेड लॉ बनाती है, और स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर अपने स्टेट से रिलेटेड लॉ बनाती है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि चलो ठीक है, स्टेट ने अपने स्टेट का लॉ बना दिया और पार्लियामेंट ने पूरे भारत का लॉ बना दिया। फिर आता है कि कुछ मैटर्स होते हैं, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिन पे लॉ बनता है, तो उन मैटर्स से रिलेटेड भी जो है लॉ बनते हैं। तो उस मैटर्स पे कैसे जो आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है, कि इन कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे कि इन मैटर्स पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, इन मैटर्स पे स्टेट बनाएगी। क्योंकि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं है तब तक आपका जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कभी फुलफिल नहीं हो सकता। फेडरलिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता अगर आपने डिवीजन ऑफ पावर क्लियरली नहीं किया है, और इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस लिखने पड़े और क्लियरली पावर्स को हमने डिवाइड किया, रिलेशनशिप को हमने वहाँ पे डिवाइड किया। तो हम लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 245 की। आपका आर्टिकल 245 क्या कहता है? आपका आर्टिकल 245 बेसिकली टेरिटोरियल जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे रिलेटेड बात करता है। टेरिटोरियल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होती है उसकी बात करता है। तो आर्टिकल 245 आपका कहता है कि उसमें ये बता दिया कि भाई ये आपका भारत है। ठीक है, भारत में आपके जो पार्लियामेंट है वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकता है। आपने पार्लियामेंट को ये पावर दी है कि वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकती है, और एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वो एक स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। ये आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी पावर्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि पार्लियामेंट ने भारत के लिए लॉ बना दिया, स्टेट ने स्टेट के लिए लॉ बना दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, कभी कभी हम रियल लाइफ में भी अगर एग्जांपल्स देखें तो क्या होता है कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो पार्शली स्टेट से रिलेटेड होते हैं, पार्शली आपके सेंट्रल से रिलेटेड होते हैं, और पार्शली वो आउटसाइड इंडिया से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमारे दिमाग में आता है कि अगर ऐसा है कि कुछ इंडिया से रिलेटेड हैं, कुछ बाहर से रिलेटेड हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की मैं बात कर रही हूँ, कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है कि कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा वर्क है जो पार्शली इंडिया में हो रहा है और पार्शली आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, उस केस में कौन लॉ बनाएगा उस मैटर से रिलेटेड, उस वर्क से रिलेटेड। ठीक है, तो वो जो मैटर है आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो मैटर है वो आपका आर्टिकल 245 में बताया गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो उस पर कौन लॉ बनाएगा। तो आपका आर्टिकल 245 का जो सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है कि अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात होती है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मैटर से रिलेटेड कोई बात होती है, तो उस केस में आपका जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर होती है कि वो लॉ बना सकता है। ये पावर आपके हमने पार्लियामेंट को दे दी। अब क्या है कि भाई हमने ये तो कह दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है उससे रिलेटेड वो मैटर बना देंगे। अब ये है कि भाई आप
मान लो एक बिजनेस है आपका, इंडिया में चल रहा है, बाहर भी चल रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए इंग्लैंड में चल रहा है, तो क्या इंग्लैंड गवर्नमेंट नहीं कहेगी कि हमारे यहाँ भी तो चल रहा है, हम भी लॉ बना देते हैं? तो उसके लिए क्या है, हम जो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये डॉक्ट्रिन अप्लाई करोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस को अप्लाई करोगे। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस उस मैटर पे बिल्कुल फिट होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस की कंप्लाइंस होती है उस मैटर पे, तो ही जो पार्लियामेंट है उस मैटर पे अपना लॉ बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या है कि एक केस भी है, हम केस से पढ़ लेते हैं तो इजी रहेगा। केस का नाम है वॉलेस वर्सेस इनकम टैक्स कमीशन, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि आपका जो बिजनेस है वो इंडिया में चल रहा है, ठीक है। आपने एक फर्म है इंडिया में बनाई, उसकी एक ब्रांच आपने इंग्लैंड में खोल दी, ठीक है। अब आपने इंडिया में हेड ऑफिस बना दिया, ब्रांच आपने इंग्लैंड में खोल दी। आपका जो वो बिजनेस है वो मान लो इंग्लैंड में ज़्यादा बेटर चल रहा है, और नहीं भी चल रहा है ये भी मान लीजिए, हम ये मान के चलते हैं कि इंग्लैंड में ज़्यादा सही चल रहा है। आपने यहाँ इस्टेब्लिश किया, वहाँ पे ब्रांच है, आपको रेमिटेंस होती है, वहाँ पे जो भी इनकम हो रही है आपको इंग्लैंड में वो बिज़नेस करने से, वो आपको इंडिया में मिल रही है। तो जो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं मुंबई में आपका बिजनेस, मुंबई के जो इनकम टैक्स कमिश्नर है उन्होंने कहा कि इस बिज़नेस में जो मोस्टली इनकम है वो इंग्लैंड में जो बिज़नेस हो रहा है वहाँ से होके आ रही है, ठीक है। तो हमें इसकी जो इनकम है वहाँ से जो भी आ रही है उस पर भी हमें टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है। जो पार्टी थी उसने कहा कि वो तो हमें बाहर हो रही है इनकम, हम उस पर क्यों टैक्स लगाएंगे, उस पर इंडिया में क्यों टैक्स लगेगा। तो इस केस में यही डिसीजन आया था कि आप दोनों का जो बिजनेस है उसमें टेरिटोरियल नेक्सस इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपने इस्टेब्लिश किया है। इस टेरिटोरियल नेक्सस, इस कोऑर्डिनेशन की वजह से जो आपकी जो इनकम है जो वहाँ से आपको अपने बिजनेस में हो रही है वो इंडिया में भी टैक्सेबल होगी। और ऐसे जो मैटर्स होते हैं बेसिकली जहाँ पे टेरिटोरियल नेक्सस इस्टेब्लिश हो जाता है दो कंट्रीज़ के बीच में, लाइक मतलब इंडिया और आप बाहर किसी कंट्री में कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई मैटर है, उससे रिलेटेड कोई भी मैटर है, उस पर पार्लियामेंट को हमने पावर दी हुई है कि पार्लियामेंट वहाँ पे अपना लॉ बना सकती है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 245 जो कहता है कि पार्लियामेंट जो, जिसमें फर्स्ट सबसेक्शन 1 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है यूनियन से रिलेटेड मैटर बनाएगी, स्टेट से मैटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड मैटर्स हैं उस पर आपका जो है वो पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी, ठीक है। ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हमारा क्लियर है कि इन मैटर्स पे ये लॉ बनाते हैं। अब बात आती है सब्जेक्ट मैटर की। सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है? आपका स्केड्यूल 7 में, ठीक है। स्केड्यूल 7 में आपने क्लियरली सब्जेक्ट मैटर्स डिवाइड किए हुए हैं कि इन मैटर्स पे ये गवर्नमेंट आपका लॉ फ्रेम करती है। और जब हम सेंट्रल स्टेट की रिलेशंस की बात करते हैं तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जो आर्टिकल 246 है वो भी यही कहता है। आर्टिकल 246 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 246 कहता है कि यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स दिए गए हैं उन मैटर्स पे आपका जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जो आपके मैटर्स दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स दिए गए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर्स होते हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और आपका जो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो आपने क्लियरली तीनों लिस्ट में वो मैटर्स लिखे हुए हैं क्लियरली वहाँ पे कि इन मैटर्स पे ये जो गवर्नमेंट्स हैं वो लॉ फ्रेम कर सकती हैं। उसके अलावा अब बात आती है कि 3 मैटर्स तो आपने डिफाइन कर दिए, मेंशन कर दिए। मान लो इसमें 100 मैटर्स दिए गए हैं, इसमें से यूनियन लिस्ट में 100 मैटर्स हैं, आपकी स्टेट लिस्ट में 61 मैटर्स हैं, आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में 52 हैं। जो भी नंबर्स हैं इनके मैटर्स के, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। ये जो मैटर्स है ये आपने दिखा दिए कि 100 मैटर्स यूनियन लिस्ट में है मान लो,
ठीक है। अब बात होती है कि ठीक है, आपने इतने मैटर्स मान लो 250 के करीब मैटर्स आपने क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए कि इन मैटर्स पे गवर्नमेंट ऐसे लॉ फ्रेम कर देगी। अब बात होती है कि कोई मैटर ऐसा है जो इन लिस्ट में कवर नहीं हुआ, ठीक है। अगर इन लिस्ट में कोई मैटर ऐसा है जो कवर नहीं होता है और उस पे लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस मैटर पे कौन लॉ फ्रेम कर सकता है, ठीक है। तो जब उसकी बात आती है तो ऐसा कोई मैटर जो बच जाता है उसको हम रेसिड्यूअरी कहते हैं। तो रेसिड्यूअरी जो आपकी पावर है वो आर्टिकल 248 में बताई गई है। अगर 246 में कोई भी मैटर बच गया है, वहाँ पे नहीं लिखा, स्केड्यूल 7 में वो मैटर नहीं लिखा हुआ है, तो जो रेसिड्यूअरी मैटर्स हैं उन पे भी आपका जो लॉ फ्रेम करता है वो कौन करता है, पार्लियामेंट, ठीक है। कौन लॉ फ्रेम करेगा, आपका पार्लियामेंट फ्रेम करेगी। तो ये आपने बता दिया कि रेसिड्यूअरी मैटर्स पे आपका पार्लियामेंट लॉ फ्रेम करती है। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली कि टेरिटोरियल में क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर में क्या होता है, और इनसे भी अगर बाहर कोई बात होती है तो उस पर कौन लॉ फ्रेम करता है। एक हमने पहले एक बार लेक्चर लिया था तो उसमें हमने पढ़ा था इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, सेंट्रल स्टेट के रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट आता है, और वहाँ पे हमने यही पढ़ा था कि जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो इमरजेंसी में क्या होता है कि जो आपकी स्टेट की पावर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं आपके यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है। यही पढ़ा था हमने इमरजेंसी में 352, 356 और 360 में हमने यही पढ़ा था कि जो स्टेट की जो पावर्स हैं वो बेसिकली पार्लियामेंट को और आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। आपके 355 में भी यही लिखा हुआ है। 355 में आपके क्या लिखा हुआ है कि ड्यूटी होती है यूनियन गवर्नमेंट की कि वो मेंटेन करे सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ और डिग्निटी ऑफ कंट्री, ठीक है। उनको ये ड्यूटी असाइन कर दी गई है यूनियन गवर्नमेंट को। तो यही जो कॉन्सेप्ट है आपका इमरजेंसी में भी लगता है और यही जो कॉन्सेप्ट है आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में भी एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। आर्टिकल 250 जो है वो आपका इमरजेंसी से रिलेटेड मैटर्स की बात करता है। वो ये कहता है कि जब आपकी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, फेडरलिज्म में बेसिकली क्या होता है, आपने पावर्स को डिवाइड कर दिया। अब आप सोचिए कि आप नॉर्मल टाइम में क्या है कि अगर हम अपनी फैमिली की भी बात करें, मतलब मान लीजिए कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, ठीक है। आप अपनी फैमिली में रहते हो, आपकी हो सकता है अंकल कहीं और रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, ओकेजनली या फेस्टिवल्स पे आप लोग मिलते रहते हैं। लेकिन आपकी फैमिली में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है कि जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे फिर आप सेपरेट नहीं रह पाते हो, ठीक है। वहाँ पे आप कोशिश करते हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो आप सब लोग, हम अपनी फैमिली में भी यही होते हैं कि मान लो कुछ ऐसा हो गया तो हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। हम एक साथ यूनिटी में आ जाते हैं। तो यही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इमरजेंसी का भी होता है। आप फेडरल स्टेट हो, आपका इंडिया एक फेडरल स्टेट है, आपने यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिवाइड कर दी है। अब यूनियन और स्टेट के बीच में आपने पावर्स डिवाइड कर दी, लेकिन इमरजेंसी कोई ऐसी अराइज हो गई तो क्या आप पावर की डिवाइड की बात करोगे? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि इसलिए हमने क्या किया कि जब आप इमरजेंसी की सिचुएशन में हो तो वहाँ डिवीजन ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली वर्क ही नहीं करता है कि आप भाई यही चिल्लाते रहो कि नहीं नहीं पार्लियामेंट को एम्पावर है, इमरजेंसी की सिचुएशन में हम तो अपना ही करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप अपनी फैमिली में भी ऐसा नहीं करते हो कि नहीं अंकल तो अपने घर पे ही रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इमरजेंसी की सिचुएशन में आप यूनिटी में ही काम करते हो। वो आपका जो रूल है वो आपकी कंट्री पे भी अप्लाई होता है। इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी थी इमरजेंसी की सिचुएशन में, क्योंकि वो यूनिटी को दिखाता है कि आपका जो कंट्री है वो एक यूनिटी में काम करती है। तो यही है कि जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात आ रही है, इमरजेंसी की बात आ रही है, तो उस केस में क्या होता है, आर्टिकल 250 कहता है कि
पार्लियामेंट ज़्यादा एम्पावर हो जाती है कंपेरेटिवली टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वहाँ पे जो आपकी स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं, बेसिकली स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उस पर आपकी पार्लियामेंट लॉ फ्रेम कर सकती है। बाकी जो प्रोविजंस हैं कि वो कितनी ड्यूरेशन के लिए रहता है, कब तक वो रह सकता है, कंटिन्यू रहता है या फिर इमरजेंसी की सिचुएशन ख़त्म होने पे वो ख़त्म हो जाते हैं लॉज, तो ये हम इमरजेंसी के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस हमें यहाँ पे ये समझना है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो वहाँ पे स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने की पावर है वो आपके पार्लियामेंट को दे दी गई है, ठीक है। ये बात हो गई हमारे आर्टिकल 250 की इमरजेंसी वाली सिचुएशन में। अब आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो आता है नेशनल इंटरेस्ट का, 249। अब नेशनल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जब आप बात करते हो कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 आपने पढ़ा होगा, आई थिंक उसमें आपने देखा होगा कि आपको जो उसका जो आर्टिकल का फर्स्ट क्लॉज है उसमें आपको राइट्स दे दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारे राइट्स दे दिए गए। लेकिन फिर हमने उसकी रिस्ट्रिक्शंस लिख दी गई हैं आगे, ठीक है, कि अगर ये जो राइट है वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है तो आपको ये फंडामेंटल राइट नहीं मिलता है। सेम वही चीज़ है आपके सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस की, ठीक है। उसमें क्या है, यहाँ पे जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, यहाँ पे क्या है, आपको आपकी जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ये पावर दी है आपने नेशनल इंटरेस्ट की, कि अगर आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ऐसा लगता है कि ये जो मैटर है वो नेशनल इंटरेस्ट का है, मान लो वो मैटर स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में वो मैटर लिखा हुआ है, लेकिन आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ऐसा लगता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है और ये जो मैटर है वो पार्लियामेंट को ही अपने जुरिस्डिक्शन में लेना चाहिए या पार्लियामेंट को ही उस पे लॉ फ्रेम करना चाहिए, तो नेशनल इंटरेस्ट की वजह से आपकी जो राज्यसभा है वो पार्लियामेंट को ये पावर देती है, पार्लियामेंट को ये कहती है कि आप इस मैटर पे, स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉ बनाएंगे, ठीक है। तो उस केस में जो है स्टेट लिस्ट के मैटर पे आपका पार्लियामेंट लॉ फ्रेम कर सकता है। अब जब राज्यसभा की बात आ रही है तो इसमें प्रोसीजर कैसे होता है, प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है कि वो 2/3 मेजॉरिटी से, प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास करते हैं, वो रेजोल्यूशन पास होता है, उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट में जो स्टेट लिस्ट है उसके मैटर पे पार्लियामेंट लॉ फ्रेम करती है। ये जो लॉ फ्रेम करती है आपकी पार्लियामेंट वो बेसिकली 1 साल के लिए कंटिन्यू रहता है, ठीक है, वो 1 साल के लिए कंटिन्यू रहेगा। जैसे लेकिन क्या है, जैसे हमने इमरजेंसी में पढ़ा था कि कोई लॉ बनता है वो 6 साल के लिए 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू रहता है, फिर आप उसको रीन्यू कराते हो कंटिन्यूएशन के लिए, तो सेम यही है यहाँ पे जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है नेशनल इंटरेस्ट में वो 1 साल के लिए बनेगा, फिर उसके बाद अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर से आप रेजोल्यूशन पास करोगे, फिर वो 1 साल के लिए कंटिन्यू रहेगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका ये रिजोल्यूशन लैप्स हो जाता है, सीजेस टू हैव इफेक्ट हो जाता है, उस केस में उस टाइम के बाद 6 मंथ्स तक ही ये लॉ कंटिन्यू रह सकता है, उसके बाद ये जो लॉ है ये भी लैप्स हो जाता है। तो ये बात होती है आपके नेशनल इंटरेस्ट की। अब ये मैटर्स तो हमने पढ़ लिए कि ठीक है, इन मैटर्स पे आपका जो है पार्लियामेंट लॉ बनाती है। अब 2 चीज़ें और हैं, ठीक है। हमने 245 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करी, ठीक है। आपका एक आर्टिकल है आपके सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लेजिस्लेटिव रिलेशन में, आर्टिकल 253। आपका आर्टिकल 253 जो है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ट्रीटी की बात करता है। आर्टिकल जो ये कहता है कि अगर आपको कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी है उनको इम्प्लीमेंट करना है अपने इंडिया में, आप मान लो इंडिया के बीच में और किसी मान लो यूएसए के बीच में कोई ट्रीटी हुई, ठीक है, ट्रीटी तो फ्रेम हो जाएगी, इंटरनेशनल लॉ
उस पर एप्लीकेबल होता है, वो उस तरीके से आपकी ट्रीटी फ्रेम हो जाती है। लेकिन उन ट्रीटी और एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट कराने से रिलेटेड जो लॉ होते हैं वो बेसिकली आपकी कंट्री में ही फ्रेम होते हैं, और उसकी पावर भी आपको आपकी जो दी गई है वो पावर आपकी पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है, वो पावर भी आपकी पार्लियामेंट को दी गई है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, इनसे रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं, इन मैटर्स को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं वो आपके पार्लियामेंट ही फ्रेम करती है। जैसे कि हमने 245 में एग्जाम्पल लिया था, केस लॉ पढ़ा था, वालिस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। तो उसमें भी यही है कि अगर इंग्लैंड के बीच में, जैसे आपने मुंबई में बिजनेस खोला हुआ है, उसकी जो ब्रांच है, या फिर मान लो कि इंग्लैंड में ही कोई बिजनेस है, उसने अपनी ब्रांच इंडिया में आके खोल ली, ठीक है, और इंडिया में रेमिट हो रहे हैं, जो अर्निंग्स है वो रेमिट हो रही हैं। तो जो दो कंट्रीज़ के बीच में इन मैटर से रिलेटेड जो भी ट्रीटी है या एग्रीमेंट है, उन मैटर्स को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड जो लॉ है वो आपकी पार्लियामेंट फ्रेम कर सकती है। और वो चाहे तो, जैसे कि इस केस में डिसीजन हुआ था कि पार्लियामेंट ने कहा था कि ठीक है, हाँ आप टैक्स लगा सकते हो, ये इनवैलिड नहीं है, टैक्स लगाना यहाँ पे कम्प्लीटली वैलिड है। तो यही होता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो लॉ बना सकती है इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड मैटर्स से। अब लास्ट आपका जो मैटर बचता है, वो एक मैटर बचता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि यहाँ पे तो क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको पावर्स मिल ही रही हैं कि आप स्टेट लिस्ट पे, इन सिचुएशन में जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट पे स्टेट लिस्ट से रिलेटेड मैटर्स पे जो है लॉ फ्रेम कर सकती है। अब जो एक थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन होती है वो ये होती है कि अगर आपके दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स, ठीक है, आपके 2 और मोर देन 2 स्टेट्स अगर पार्लियामेंट को ये कहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर मैटर पे चाहते हैं, हमारे स्टेट से रिलेटेड जो मैटर है, हम चाहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड मैटर्स पे लॉ बनाएं, तो उस केस में जो है वो पार्लियामेंट उस मैटर से रिलेटेड लॉ बना सकता है। ये पार्लियामेंट को जो पावर है वो स्टेट खुद दे रहे हैं, ठीक है। बट इसमें ये होता है कि अगर 2 या 2 से, मान लीजिए 4 स्टेट मिलके ये कहते हैं कि आप इस मैटर पे लॉ बना दो। मान लो अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम बात करते हैं बिहार और गुजरात की। बिहार और गुजरात ड्राई स्टेट है, ठीक है। आपका जो उन्होंने कहा कि ठीक है, लिकर से रिलेटेड जो मैटर है, हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, हम चाहते हैं कि इस मैटर से रिलेटेड जो है लॉ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, स्टेट लिस्ट में आता है कोई भी मैटर उनका, वो चाहते हैं कि लिकर से रिलेटेड, जैसे वो चाहते हैं कि इस मैटर से रिलेटेड लॉ है जो पार्लियामेंट फ्रेम कर दे हमारे लिए। तो उस केस में पार्लियामेंट क्या है कि आपका लॉ फ्रेम कर सकती है उन स्टेट्स के लिए, और वो जो लॉ है जो पार्लियामेंट बना रही है वो लॉ सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पे एप्लीकेबल होगा, दूसरे स्टेट्स पे वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो अगर 2 या 2 से ज़्यादा, अगर 6 स्टेट कह रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं 6 स्टेट्स पे ही वो पार्लियामेंट का लॉ है वो अप्लाई होता है, बाकी स्टेट्स बाउंड नहीं होते हैं उस लॉ को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये बात होगी आपके लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप की, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या लेजिस्लेटिव लॉ से रिलेटेड मैटर्स होते हैं। अब हमने रिलेशनशिप तो पढ़ ली कि यहाँ पे स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, और ये सब मैटर्स हमने डिस्कस कर लिए कि ये सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, ठीक है। अब लॉ तो पार्लियामेंट ने बना दिया, अब मान लो कि कोई भी, फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंसी अराइज हो जाती है 2 लॉ के बीच में। इनकंसिस्टेंसी बेसिकली यहाँ पे क्या होगी, अराइज जो होगी आपके 2 मैटर्स में होगी, या तो आपने नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट ने स्टेट से रिलेटेड मैटर्स पे कोई लॉ बनाया है, ठीक है, या फिर इमरजेंसी की सिचुएशन में, क्योंकि जब इन मैटर्स की बात करते हैं, ठीक है, 248, 246 और 245 की बात करते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में तो क्या है
कि वहाँ पे आपने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि इन मैटर्स पे आपका पार्लियामेंट ही लॉ बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, जब हमने बात करी सब्जेक्ट मैटर की, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, उन पे जो मैटर्स हैं वहाँ पे भी आपने क्लियरली बता दिया कि यहाँ पे पार्लियामेंट बनाएगा। और रेसिड्यूरी पावर में भी आपने क्लियरली बता दिया कि पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा। अब इनकंसिस्टेंसी जो अराइज होगी वो दो केसेस में ही हो सकती है। पहली जो इनकंसिस्टेंसी अराइज हो सकती है वो आपकी इमरजेंसी की सिचुएशन में हो सकती है, और दूसरी हो सकती है नेशनल इंटरेस्ट के केस में। कैसे अराइज होगी इनकंसिस्टेंसी? आर्टिकल 251 आपका ये बताता है, वो ये कहता है कि मान लो आपने इमरजेंसी में पार्लियामेंट के पास पावर आ गई, या फिर नेशनल इंटरेस्ट वाला जो मैटर है उसमें क्या है कि आपने राज्यसभा ने पार्लियामेंट को पावर दे दी कि स्टेट लिस्ट में जो मैटर है उस पर आप लॉ बना दो। लेकिन क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर पहले से ही कोई लॉ बनाया हुआ है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उस मैटर पे पहले से ही लॉ बनाया हुआ है और इमरजेंसी की सिचुएशन में या नेशनल इंटरेस्ट की सिचुएशन में पार्लियामेंट उसी मैटर पे लॉ बना देती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस इनकंसिस्टेंसी को सॉल्व करने के लिए आपके आर्टिकल 251 में ये क्लियरली बता दिया गया है कि अगर ऐसी इनकंसिस्टेंसी की सिचुएशन अराइज होती है तो उस केस में जो पार्लियामेंट का लॉ है वो प्रिवेल करता है, ठीक है। इमरजेंसी जब तक कंटिन्यूएशन में है या नेशनल इंटरेस्ट जब तक लगता है राज्यसभा को, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए जो पार्लियामेंट का लॉ है वो ही प्रिवेल करेगा, आपका स्टेट का बनाया हुआ लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने इनकंसिस्टेंसी का आपका सॉल्यूशन बता दिया। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वो इनकंसिस्टेंसी सिर्फ दो सिचुएशन में ही अराइज हो सकती है, आपकी इमरजेंसी की सिचुएशन में 250 और आपके नेशनल इंटरेस्ट की सिचुएशन में 249, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपने शायद एक डॉक्ट्रिन पढ़ा होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में एक डॉक्ट्रिन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का क्या मतलब होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब होता है कि एक जो आपने डिवाइडेशन ऑफ पावर की है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे ये है कि आपका जो पावर्स हैं वो एक दूसरे की पावर्स के लिए क्रोच नहीं करेंगे, एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए पावर्स का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर मान लो ज़्यादा पावर्स दे दी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मैटर्स में ज़्यादा पावर दे दी स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली, तो एनक्रोचमेंट ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हम जितना भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन हमने पढ़ा है उसमें हमने यही पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने ज़्यादा पावर्स दी हुई है कि वो स्टेट के मैटर्स पे भी लॉ बना सकते हैं, तो ये एक तरीके से एनक्रोचमेंट ही है। तो जब ऐसी रिपग्नेंसी की कंडीशन अराइज हो जाती है तो उस केस में आपका आर्टिकल 254 अप्लाई होता है। आर्टिकल 254 आपका क्या कहता है? वो कहता है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की बात करता है। उसमें क्या होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में क्या होता है कि मान लो इसमें क्या होता है, आप चेक करते हो, ये डॉक्ट्रिन अप्लाई करते हो, चेक करते हो कि एनक्रोचमेंट तो नहीं है, और अगर एनक्रोचमेंट है तो वो इंसिडेंटल मैटर से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैटर आपके हैं ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते हो। इंसिडेंटल मैटर से रिलेटेड अगर एनक्रोचमेंट है तो वो लॉ प्रिवेल कर जाते हैं, ठीक है। ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस 254 में ये कहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी यही होता है कि जो आपके यहाँ पे तो हम जब इनकंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे तो हम इमरजेंसी की बात कर रहे थे, ठीक है। हम ये कह रहे थे कि इमरजेंसी की सिचुएशन में या फिर नेशनल इंटरेस्ट में जो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड मैटर्स हैं उन पे पार्लियामेंट लॉ बना रही है। अब यहाँ पे मान लो आपका आर्टिकल 246 हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल 246 में हमने कॉन्करेंट लिस्ट की बात करी थी। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि आपका स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। अब मान लीजिए आप कि किसी स्टेट ने कॉन्करेंट लिस्ट से मैटर से रिलेटेड कोई लॉ फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। मान लो महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र ने किसी कॉन्करेंट लिस्ट में कोई मैटर दिया हुआ है, उससे रिलेटेड अपना स्टेट का लॉ बनाया हुआ है। अब आपका जो पार्लियामेंट है, ठीक है,
हो सकता है कि वो उसके स्टेट के लॉ बनाने से पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। आपका पार्लियामेंट सेम उसी मैटर पे लॉ फ्रेम करती है, तो उस केस में कौन सा वाला लॉ प्रिवेल करेगा? तो जो 254 है आपका, आर्टिकल 254 है, वो भी यही कहता है, वो बताता है कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि कॉन्करेंट लिस्ट में कोई मैटर है जिसमें स्टेट का लॉ बना हुआ है, या तो वो पहले बना देते हैं या बाद में, लेकिन उसी सेम मैटर पे पार्लियामेंट अगर लॉ फ्रेम कर देती है, तो उस केस में जो है वो आपका जो पार्लियामेंट का लॉ है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने पार्लियामेंट को सुपर पावर दी हुई है कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो उस केस में भी आपका पार्लियामेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, हम जब बात कर रहे थे 254 की, हम बात कर रहे थे कि 254 में आपका डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस होता है। ठीक है, इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए एक दूसरे की पावर पे, लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि इंक्रोचमेंट हो रहा है कि नहीं भी हो रहा है? तो उसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस हम लगाएंगे, जिसका जो सबसे मोस्ट फेमस केस है वो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा वाला केस है। ठीक है, FN बलसारा वाला जो केस है, इसमें क्या था कि बेसिकली इसमें क्या था कि मुंबई की, महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र ने क्या किया था, लिकर से रिलेटेड कोई अपना लॉ बना दिया था। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि लिकर से रिलेटेड उन्होंने कोई लॉ फ्रेम कर दिया अपना स्टेट का। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने, मतलब जो भी मार्केटिंग में होंगे या फिर जो उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड लोग थे, उन्होंने ये कहा कि जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड पावर होती है वो आपकी, उससे रिलेटेड लॉज बनाने की जो पावर होती है वो आपकी किसके पास होती है? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो उन्होंने पार्लियामेंट को बोला कि ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ये जो लॉ महाराष्ट्र गवर्नमेंट बना रही है ये इनवैलिड है। तो इसमें ये डिसीजन आया था कि मैटर इंसिडेंटल होना चाहिए। अगर वो मैटर इंसिडेंटल है तो उस केस में क्या है, जो ये जो डिसाइड होता है कि इंक्रोचमेंट वाला मैटर है वो इसी बेसिस पे डिसाइड होता है। यहाँ पे अगर स्टेट का जो लॉ है वो ज़्यादा हमें वैलिड लगता है तो वो प्रिवेल कर जाएगा। ये आपका जो केस है वो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा वाला केस आपका बताता है कि ऐसी सिचुएशन अराइज होने पे हम कैसे डिसाइड करते हैं। दूसरा, इसमें एक चीज़ और होती है, यहाँ पे हमने 254 के आर्टिकल 1 में ये डिस्कस किया कि कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर कोई मैटर है और दोनों स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट उस पर लॉ बना रहे हैं तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने स्टेट गवर्नमेंट को एक ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट को एक राइट दिया गया है। वो राइट क्या दिया गया है? हमने स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट दिया गया है कि वो प्रेसिडेंट के पास जा सकता है और प्रेसिडेंट से ये परमिशन ले सकता है कि जो हमारा लॉ है, ठीक है, ये वाला डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की अगर हम बात करें, जो हमारा लॉ है वो ज़्यादा सही है, ज़्यादा वैलिड है हमारे स्टेट के पर्सपेक्टिव में कंपैरेटिवली टू पार्लियामेंट। और अगर प्रेसिडेंट उनके लॉ को कंसेंट दे देता है तो उस केस में जो है वो चेंज हो जाएगा रोल बिल्कुल। उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका लॉ प्रिवेल कर जाएगा पार्लियामेंट के लॉ के ऊपर। ये एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है इसमें कि अगर प्रेसिडेंट कंसेंट दे देता है स्टेट को, जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट है उसको अगर प्रेसिडेंट कंसेंट दे देता है तो स्टेट का लॉ प्रिवेल कर जाएगा आपके पार्लियामेंट के लॉ के ऊपर। तो ये आपका जो पूरा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है उसके लेजिस्लेटिव रिलेशंस के सारे मैटर्स हम कवर कर चुके हैं। बाकी जो हम नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.